everyone, how are you all? I hope you all are doing perfectly well and you are being regular with your studies. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, डिफरेंट टूल्स क्या हैं, उसके अंदर क्या दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं और उसके अलावा उन टूल्स में जो डिफरेंट रेट्स हैं या डिफरेंट जो मेथड्स मेंशन्ड हैं उन टूल्स में, उनका यूसेज क्या है, वो वर्क कैसे करते हैं। आज हम बाकी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, जिसमें से हमने मॉनेटरी पॉलिसी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम बाकी बची हुई पॉलिसीज़, जिसमें फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी कवर करेंगे। But before I start with today's topic, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. So let's start without wasting any further time. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई होप आपको याद हो कि क्या होती हैं। बेसिकली वो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, चाहे वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो या फिर इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। ये सारी जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहलाती हैं, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी हमने पहले ही कर लिया है कि आरबीआई फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी टू कर्ब इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी और टू इम्प्रूव द इकोनॉमी दैट इज़ फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ डिक्लाइन और डिप्रेशन। आज जो सबसे पहली पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे वो है फिस्कल पॉलिसी। एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई फॉर्मुलेट करती है, लेकिन जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। अगर स्पेसिफिकली बोले तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको फॉर्मुलेट करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिस्कल पॉलिसी में दो कंपोनेंट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या है। जो टैक्सेस होता है वो हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है अगर हम गवर्नमेंट है तो, और जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे क्या क्या हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स मैंने लिखा है इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी। ठीक है, एक हम एस्टिमेट निकालते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है और हम एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमें सिचुएशन को मैनेज करना होता है। या तो हम अपनी टैक्स रेट्स को इंक्रीज करेंगे या तो हम अपनी एक्सपेंसेस को लो करेंगे, क्योंकि अगर ये डिसबैलेंस होता है तो अल्टीमेटली देयर अराइजेज अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जिसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस पर चेक रखने के लिए हमें फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है वेरी वेरी कॉशियसली। आगे देखो क्या लिखा है, फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइसली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ गिवन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, अब बात करते हैं द मेन एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, मैंने आपको बताया, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। टैक्सेस हमारे लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, हम पब्लिक से जो रेवेन्यू गेन कर रहे हैं वो हम टैक्सेस के फॉर्म में ही कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम वो डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें या इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, चाहे हम इनकम टैक्स के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर हम गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लेवी कर रहे हैं उसके फॉर्म में हम पब्लिक से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा टैक्सेस का एलिमेंट। दूसरा जो एलिमेंट है हमारा वो है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि हम पब्लिक से जो पैसा हमने लिया है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस उसको हम कह सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हम कितना उसको यूज़ करें। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में या और भी जो पब्लिक वेलफेयर फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें हम कितना स्पेंड कर रहे हैं बीइंग एज अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो आएंगे वो आएंगे फिस्कल पॉलिसी में। अब हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी किस टाइप की होती है। दो टाइप्स की होती है बेसिकली, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। इनके नाम से ही इनका मीनिंग समझ में आ जा रहा होगा। एक्सपेंशनरी में हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो इकोनॉमी हमारी जो एक डिक्लाइन या डिप्रेशन की तरफ जा रही थी उसे हमें रिकवरी की तरफ लेकर के आना है, और वो कब आएगी, जब कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर बढ़ता है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर तब बढ़ेगा ना जब वो आपके पास जब वो गवर्नमेंट के पास कम से कम पैसा देंगे, राइट। तो नाउ व्हाट हैपेंस, जो टैक्सेस होते हैं उनके रेट्स कम कर दिए जाते हैं एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम इंक्रीज कर देते हैं, राइट।
तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है, अब कंज्यूमर के पास अगर खुद ज़्यादा पैसा है, अगर वो टैक्सेस कम पे करा तो दैट मीन्स उसके पास जो स्पेंड करने के लिए अमाउंट है वो ज़्यादा है. तो इन दैट केस the economy will start recovering, wherein the activities will be enhanced by the expenditure that the consumers are making on their part. As you can see, I have written, these measures are mostly used in times of high unemployment and recession. These measures ensure to strengthen consumers' purchasing power and stimulate the economy. जो इकोनॉमी हमारी डिक्लाइन या डिप्रेशन में जा रही थी उसको रिकवर कर सकते हैं हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से. दूसरा आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि अगर हाई इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा करके हम उसको कर्ब या कंट्रोल कर सकते हैं. और ये कैसे करेंगे, जब हम अपनी टैक्स रेट्स को बढ़ा देंगे. जब हम टैक्सेस बढ़ाएंगे तो जो कंज्यूमर जितना अर्न करेंगे उतना ज़्यादा ही वो टैक्स पे करेंगे. तो अल्टीमेटली उनके पास जो खर्च करने के लिए अमाउंट बचेगा वो एक लिमिटेड अमाउंट होगा, जिसकी वजह से उनका परचेजिंग पावर जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा. और अल्टीमेटली जो एक हाई डिमांड जनरेट हो गई थी इकोनॉमी में, उसे कर्ब करने में हमें हेल्प मिलेगा एंड अल्टीमेटली हम इन्फ्लेशन को भी कर्ब कर पाएंगे. So I just hope कि fiscal policy is clear to you all. Moving to the next, that is foreign trade policy. देखो, जो भी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बनाती है टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड में हम इन्वॉल्व होते हैं, जो एक डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर जा कर के हम फॉरेन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, वो होता है हमारा फॉरेन ट्रेड. अब उसको फॉरेन ट्रेड में इंडल्ज होने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, और वही पॉलिसीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, राइट. You can see on your screens, it is written, the foreign trade policy of India includes the actions on the part of the government to increase net exports. Net exports क्या होते हैं? Basically, जो हम exports और imports का जो difference निकालते हैं ना, वो होते हैं हमारे net exports. ठीक, आगे बढ़ते हैं. इसमें 3 जो important चीज़ें हैं ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, वो यही हैं: टैरिफ्स, इम्पोर्ट कोटाज और एक्सपोर्ट सब्सिडीज. टैरिफ्स क्या होती है? जो भी टैक्सेस कह सकते हो या जो चार्जेस गवर्नमेंट लगाती है इम्पोर्ट्स पे, उसको हम टैरिफ्स कह देते हैं. ठीक है, कि जितना भी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उन पे क्या टैक्स रेट रहेगा, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग योर टैरिफ्स. फिर आता है हमारा इम्पोर्ट कोटाज. दीज आर द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी. इम्पोर्ट कोटाज मतलब एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम कि इतनी क्वांटिटी के बाद हम इम्पोर्ट में इंडल्ज नहीं होंगे. ठीक है, तो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो या कोई एक्टिविटी हो, एक लिमिट के बाद उनका इम्पोर्ट नहीं होना है. उसके बाद आता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज. सब्सिडीज मतलब क्या होता है? जब आपको किसी चीज़ में प्राइस कम कर दिया जाता है, मान लो कोई चीज़ 1000 की हो, आपको 700 पे अवेलेबल है, तो वो बैलेंस जो 300 है वो कौन पे कर रहा है? वो गवर्नमेंट पे कर रही है आपके बिहाफ पे. तो ये जो पेमेंट गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे करती है उसको सब्सिडीज बोलते हैं. सेम चीज़ आता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ में. ये बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ये प्रोवाइड किया जाता है, राइट. जितना भी उनका कह सकते हो कि प्रोडक्शन का चार्ज आ रहा है या एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी उनका चार्जेस आ रहा है, अगर मान लो उसका टोटल वैल्यू 15,000 या समथिंग आ रहा है, तो उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी. माइट बी पॉसिबल कि 10,000 उन्हें खुद पे करना पड़े, वाइल द 5,000 विल बी सब्सिडाइज्ड ऑन द पार्ट ऑफ द government. So I just hope this is also clear, foreign trade policy. Moving to the next one, that is foreign investment policy. जब भी बाहर की कंट्रीज, बाहर की कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई गई थी. ठीक, और इसको गवर्न कौन कौन करता है? FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. The policy deals with the rules and policies regarding investing directly into production or business in a country by a company or an individual of another country. या तो कोई कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी या कोई इंडिविजुअल, तो उनके लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना कि क्या एक लिमिट सेट है कि इस लिमिट के बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, ये सब चीज़, और किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में. ठीक, नाउ मूविंग फर्दर,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बेसिकली जो स्क्रीन पे ये सीक्वेंस देख रहे हो आप इसी के बेसिस पे आते हैं, यानी कि कौन कौन से ईयर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्म हुई थी या क्या सीक्वेंस था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फॉर्म होने का। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी बनी थी वो थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो सीक्वेंस है वो सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन April 6, 1948। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 30 अप्रैल 1956 को। थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 2 February 1973। फोर्थ was on December 23rd 1977। फिफ्थ was in July 1980। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारी वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 दैट वाज फॉर्मुलेटेड ऑन July 24। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में फॉर्मुलेट हुआ था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में आप रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर रहे हो इंडस्ट्री से, प्राइवेटाइजेशन में आप मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आप प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हो, प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हो, और ग्लोबलाइजेशन में आप इंटरनेशनल बिजनेस या ग्लोबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस डोमेस्टिक लेवल से ले जाके इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा रहे हो। ठीक, now I just hope all these policies are clear to you all. I'll be posting the next video soon, and again a reminder, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel. Till then, take care. Thank you.